नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है मीना बाजार। दो आशिकों में तवाजुन बरकरार रखना, जबकि दोनों आईसीएस के अफराद हों, बड़ा मुश्किल काम है। मगर रंभा बड़ी खुश उसलूबी से काम को सरअंजाम देती थी। उसके नए आशिकों की खेप उस हिल स्टेशन में पैदा हो गई थी, क्योंकि रंभा बेहद खूबसूरत थी। उसका प्यारा प्यारा चेहरा किसी आर्ट मैगजीन के सर ए वर्क की तरह जाजिब नज़र था। उसकी सुनहरी जिल्द नायलॉन की सतह की तरह बेदाग और मुलायम थी। उसका नौजवान जिस्म नए मॉडल की गाड़ी की तरह स्प्रिंगदार नजर आता था। दूसरी लड़कियों को देखकर यह एहसास होता था कि उनके माँ बाप ने शायद औंधे सीधे ढंग से पाला है, लेकिन रंभा किसी मॉडर्न कारखाने की ढली हुई मालूम होती थी। उसके जिस्म के खतूत, उसके होंठ, कान, नाक, आंखें, नट बोल्ट, स्प्रिंग कमानियां अपनी जगह पर इस कदर कायम और सही दुरुस्त मालूम होती थीं कि जी चाहता था रंभा से उसके मेकर बल्कि मैन्युफैक्चरर का नाम पूछे और उसे 11,000 ऐसी लड़कियां सप्लाई करने का फौरन ठेका दे दिया जाए। जमुना रंभा की तरह हसीन तो न थी, लेकिन अपना बूटा सा कद लिए इस तरह हौले हौले चलती थी जैसे झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें एक दूसरे से अटखेलियां करती जा रही हों। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से आपस में मिलकर एक ऐसा हसीन तमूज पैदा करते थे जो अपनी फितरत में किसी वायलिन की नगमे से मुशाबह था। स्टेशन की लोअर माल रोड पर जब वो चहलकदमी के लिए निकलती थी तो लोग उसके जिस्म के ख्वाबीदा फितनों को देख देख कर मबहूत हो जाते थे। जुबैदा की आवाज़ बड़ी दिलकश थी और किसी हाई फाई रेडियो से मिलती जुलती थी। उसे देखकर किसी औरत का नहीं, किसी ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्ड का ख्याल आता था। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती, क्योंकि उसकी सांवली रंगत पर उसके सफ़ेद दांत बेहद भले मालूम होते थे। और जब वो कभी कहकहा मारकर हंसती तो ऐसा मालूम होता गोया नाजुक कांच के कई शैंपेन गिलास एक साथ एक दूसरे से टकरा गए हों। ऐसी औरत के साथ क्लब में बैठकर लोगों का बेपिए ही नशा हो जाता है। मृणालिनी की आंखें बड़ी उदास थीं और होठ बड़े खूबसूरत थे। उसकी निगाहों की उदासी हल्के रंगों वाले गलीचे की तरह मुलायम, मध्यम और खुनुक थी। उन्हें देखकर जी चाहता था कि जिंदगी के पर पेच और खारदार रास्तों से गुजरते हुए इन सायादार पलकों के नीचे चंद लम्हे आराम और सुकून के बिताए जाएं। उसे देखकर उस रेस्तरां की याद आती थी जो डायना पैक जाते हुए रास्ता में पड़ता है। घने देवदारों तले मध्यम रोशनियों वाले बरामदे में खामोशी और बाअदब बैरे और ताज़ा लेम जूस। इस रेस्तरां में बैठकर मोहब्बत के मारों ने अक्सर मृणालिनी को याद किया है और मृणालिनी को देखकर उन्हें अक्सर इस रेस्तरां का ख्याल आया है। बाज औरतें ऐसे ही खूबसूरत होती हैं। रोजा गुलाब तो ना थी, लेकिन तितली की तरह जरूर थी। हर वक्त थिरकती रहती और मंडलाती रहती, लेकिन मर्दों के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि डांस हॉल में। रॉक एंड रोल से मॉडर्न ट्विस्ट तक उसे हर तरह का नाच आता था। उसका सिर्फ एक आशिक था, हालांकि कई हो सकते थे, मगर वो 2 बरस से सिर्फ एक ही आशिक पर सब्र किए बैठी थी, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी। शादी के लिए सब्र करना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो अपना महबूब ही क्यों ना हो। रोजा ने पीटर पर कनात कर ली थी, मगर मुसीबत यह थी कि पीटर ने अभी तक सब्र न किया था, क्योंकि पीटर रोजा से भी बेहतर डांसर था और वो आईसीएस का अफसर था। और रंडुआ होकर भी ऐसा कुंवारा धुला धुला, या मालूम होता था कि रंभा ऐसी खूबसूरत लड़की भी उसे लिफ्ट देने लगती थी। गो रंभा को रोजा किसी तरह अपने से बेहतर समझने पर तैयार ना थी। रोजा का जिस्म किसी 12-13 बरस के लड़के की तरह दुबला पतला था। ऐसा ही उसकी आवाज़ थी। उसके लहरेदार कटे हुए बाल कितने खूबसूरत थे। इन बालों से किसी ऑर्केस्ट्रा की याद ताज़ा होती थी। स्याह जींस में रोजा की लंबी मखरूती टांगें थीं। उसका सारा जिस्म किसी जेट हवाई जहाज की तरह नाजुक खतों का हामिल था। रंभा कौन होती है? पीटर को मुझसे छीनने वाली। इला, जो किसी जमाने में मिसेस केला चंद थीं और अब तलाक हासिल कर चुकी थीं, आज भी अपने नेपाली हुस्न से लोगों की आंखें खीरा किए देती थीं।
आर्याई हुस्न में चीनी हुस्न कुछ इस तरह घुल मिल गया था कि इन दोनों की आमेजिश से जो मुजसमा तैयार हुआ उसमें बिल्कुल एक नए तरह की फबन और बांकपन था। इला के कपड़े सारी हाई सोसाइटी में मशहूर थे। उसके हुस्न में जो कमी थी, इला उसे कपड़ों से पूरा कर लेती थी, कपड़ों से और जेवरात से। इला के पास एक से एक खूबसूरत जौहरात बढ़िया से बढ़िया सेट थे और आज से 5 साल पहले इला ने शर्मिला और दार्जिलिंग में एक सीजन में 2 ब्यूटी कंपटीशन जीते थे। गो कुछ लोगों के ख्याल में अब वो पुराने मॉडल की गाड़ी थी, लेकिन मुसलसल झाड़ पोंछ, एहतियात और मालिश से उसकी आब व ताब बदस्तूर कायम थी। फिर हिल स्टेशन कमिश्नर साहब की 3 लड़कियां थीं, जिनके लिए चीफ कमिश्नर साहब बहादुर को मुनासिब बरों की तलाश थी। उनके नाम बिल तरतीब सुधा, माधुरी और आशा थे। उन तीनों में आशा का शुमार तो खुले तौर पर बदसूरतों में किया जाता था। अलबत्ता सुधा और माधुरी गो खूबसूरत ना थी, लेकिन निक सुख दुरुस्त थीं। मगर चूंकि वो कमिश्नर साहब की लड़कियां थीं, इसलिए उनका शुमार भी खूबसूरत लड़कियों में होता था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज हर मिनिस्टर की तकरीर एक अदबी शाकाहार समझी जाती है। उनके अलावा सीता मल्होत्रा, बिरजिस, अब्दुल रहमान, बलेसर कौर, पुष्पा राजदां, खुर्शीद गुरुवाला और मेजर आनंद की लड़की गौरी वगैरह वगैरह, ये सब भी हिल स्टेशन के सालाना ब्यूटी कंपटीशन में शामिल थीं, जो अभी क्लब में लॉन में शुरू होने वाला था। ये खूबसूरती का मुकाबला इस हिल स्टेशन का गोया सबसे बड़ा कौमी त्यौहार होता है। इस रोज़ क्लब के लॉन में सैकड़ों आदमी जमा हो जाते हैं। रंग बिरंगी झंडियाँ, जर्क बर्क साड़ियों में मलबूस औरतें, सुनहरी बियर के सफ़ेद कफ से उबलते हुए जाम, हिस्सा लेने वाली लड़कियों के खौफजदा खोखले कह कहे, आशिकों और माँ बापों के तिफ़्ल तसल्लियाँ, आखिरी मिनट पर ब्लाउज बदलना और साड़ी की आखिरी सिलवट दूर करना, आईने में देखकर भवों की कमान की आखिरी नोक को तेज करना। बाप रे, ये ब्यूटी कंपटीशन भी आईसीएस के कंपटीशन से किसी तरह कम नहीं है। और कुछ हो ना हो, इसमें अव्वल नंबर पाने वाली लड़की को बर तो जरूर मिल जाता है, और वो भी किसी ऊंचे दर्जे का। इसलिए हर सीजन में दर्जनों लड़कियां इसमें खुशी खुशी हिस्सा लेती हैं और माँ बाप खुशी खुशी उनको इजाज़त दे देते हैं। आज ब्यूटी कंपटीशन का फाइनल था। फाइनल के एक जज कुंवर बांदा सिंह रोहिलखंड डिवीज़न के साहब चीफ कमिश्नर थे। दूसरे जज सुनार चंद थे, जिनके मुशायरे और कवि सम्मेलन हर साल दिल्ली में धूम मचाते थे। ये मान लिया गया था कि जो आदमी मुशायरे और कवि सम्मेलन कामयाब करा सकता है, वो औरतों को परखने में भी माहिर हो सकता है। फिर जजों की कमेटी के एक मेंबर साहब जस्टिस देश पांडे भी चुन लिए गए थे, ताकि इंसाफ के पलड़े बराबर रहें। एक मेंबर सैयद इम्तियाज़ हुसैन ब्राइट ला थे, जिनके मुतल्लिक मशहूर था कि हर रोज़ अपनी बीवी को पीटते हैं। 5वें जज कुमाऊं के रईस आजम दीवान बलराज शाह थे, जिनके मुतालिक ये मशहूर था कि उनकी बीवी हर रोज़ पीटती है। मुकाबले की कौंसिल में जजों के 2 नाम और पेश किए गए थे। एक तो हिंदू के मशहूर कवि कुंज बिहारी शर्मा थे, जिन्होंने ब्रज भाषा में औरतों के हुस्न पर बड़ी सुंदर कविताएं लिखी हैं। दूसरे कमर ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर कमरुद्दीन कुरैशी थे, जिनसे बेहतर जौहरात के जेवर यूपी में तो कोई बनाता ही नहीं। मगर ये दोनों हजरात रईस ना होने की वजह से वोटिंग में हार गए। किसी औरत को जजों की कमेटी में नहीं लिया गया, क्योंकि एक तयशुदा अमर है कि हर औरत अपने से ज़्यादा हसीन किसी को नहीं समझती। अगर किसी औरत को जजों की कमेटी में शामिल कर लिया जाता, तो वे मुकाबले में हिस्सा लेने वाली सब ही लड़कियों को रंग व नस्ल और खदो खाल के इम्तियाज़ किए बगैर 0 नंबर दे डालती। लिहाजा शदीद बहस व तमहीज़ के बाद यही तय पाया गया कि कमेटी में किसी औरत को शामिल न किया जाए, और यही 5 मर्द जज मुकाबलाए हुस्न का फैसला करने के लिए चुन लिए गए। दिन बड़ा चमकीला था। आसमान पर उजले उजले सफ़ेद दरखशा बादल गोया फैक्ट्री का सब्ज गालीचा मालूम होता था। बच्चे इस कदर धुले धुलाए और साफ शफाफ नजर आते थे, गोया प्लास्टिक के बने हुए हों। वसी और अरीज लॉन के किनारे किनारे क्यारियों में स्वीट पी, डेलिया, लॉर्क सीपर, पटिवेनिया और कार्नेशन के फूल कुछ इस कायदे और तरतीब से खिले हुए थे, गोया कागज़ से काट कर टहनियों से चिपकाए गए हों। अर्ज ये कि बड़ा हसीन मंजर था। सबसे पहले अनाउंसर ने लॉन के दरमियान खड़े होकर एक जोरदार घंटी बजाई,
3 बार ऐसी घंटी का सुनकर लोग बाग जौक दर जौक क्लब के मुख्तलिफ कमरों से निकलकर बाहर लॉन में आने लगे। लॉन में एक किनारे आधे दायरे की शक्ल में सोफे और कुर्सियां बिछा दी गई थी। सबसे आगे के सोफे पर 5 जज बैठ गए। उनके पीछे क्लब के सरबर आरवदा असहाब, उनके बाद खास खास शुरफा और फिर आम शुरफा। सबसे आखिरी में लकड़ी की बेंचों पर हमारे ऐसे रजील और कमीने खड़े हो गए और बात बात पे कहकहा मारकर हंसने लगे। आखिर में अनाउंसर को जोरदार घंटी बजाकर सबको चुप कराना पड़ा। साबिक जस्टिस देश पांडे ने उठकर मुकाबले फाइनल में आने वाली लड़कियों की फेहरिस्त पढ़कर सुनाई। फिर बैंड बजना शुरू हुआ और बैंड के गीत पर सब लोगों की नज़रें क्लब की सीढ़ियों पर लग गईं, जहां अंदर के मेकअप रूम से हसीनाएं सीढ़ियां उतरकर क्लब के लॉन पर जजों के सामने आने वाली थीं। सीढ़ियों से लेकर जजों के सामने तक एक लंबा सा सुर्ख गालीचा बिछा दिया गया था, जिस पर चलकर मुकाबले में हिस्सा लेने वालियां अपनी अपनी अदाएं, करिश्मे और नखरे दिखाने वाली थीं। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी दूरबीनें निकाल लीं। सबसे पहले इला सुर्ख रंग की साड़ी संभालती मटकती 100 बल खाती सीढ़ियों से नीचे उतरी। खुशबुओं के भपके दूर दूर तक फैल गए। इला के चेहरे पर अजीब सी फातिहाना हंसी सी मुस्कुराहट थी। जजों के सामने उसने अपना मुंह मोड़कर बड़ी शोखी और नाज के साथ सबको अपना कटीला रुख दिखाया और उसके कानों में चमकते हुए याकूत के आवेजे निगाहों में लरज लरज गए। फिर वो अपना गोरा गुदाज हाथ आगे बढ़ाकर सेब की डाली की तरह लजाकर कुछ इस अदा से अपनी साड़ी पल्लू को संभार कर पलटी कि तमाइशों के दिल में मौज दर मौज लहरें टूटती चली गईं। जुबैदा एक मुगल शहजादी के रूप में नमूदार हुई। गहरे जामनी रंग का कामदानी का गरारा, उसके ऊपर हल्के उदय रंग के लखनऊ की बारीक फूलदार कमीज, ऊपर जुबैदा की गर्दन, उसके ऊपर लहरिएदार चुना हुआ दुपट्टा, वो मशहूर सुराहीदार गर्दन जिसे देखकर जी चाहता था कि उसे उलटकर सारी शराब पी ली जाए। इस गर्दन के गिर्द उस वक्त जुड़ाव जुमर्रद का गला बंद चमक रहा था और उसके हुस्न को दो बाला कर रहा था। इस गर्दन के ऊपर जुबैदा का सांवला सलोना प्यारा सा चेहरा था। जुबैदा बड़ी तमकीनत से चलते चलते जजों के सामने आई, गर्दन उठाकर अपनी सुराही के खम को वाजेह किया और एकाएक हंस पड़ी और उसके सफ़ेद सफ़ेद दांतों की लड़ी बिजली की तरह कौंध गई। रोजा गहरे सब्ज रंग की तंज जीन्स के ऊपर लेमन रंग का फनता हुआ ब्लाउज पहनकर जो आई तो उसके सीने का उभार, उसकी कमर का खम, उसकी लंबी मखरूती टांगों की दिलकशी और रानाई हर कदम पर वाजिब होती गई। बहुत से फोटोग्राफर तस्वीर लेने लगे। मुस्कुराती हुई रोजा ने गर्दन को जरा सा झुकाकर सब तमाशाइयों से खराज तहसीन वसूल किया और चली गई। फिर सुधा मेहता आई और उसके बाद माधुरी मेहता। दोनों बस ठीक थीं, न अच्छी न बुरी। चूंकि चीफ कमिश्नर साहब की लड़कियां थीं, इसलिए आगे बैठने वाले सरबर अरवदा लोगों ने उन बच्चियों का दिल रखने के लिए जोर जोर से तालियां बजाए। मगर उनके बाद आशा मेहता जो निकली तो किसी को ताली बजाने की हिम्मत न हुई। ऐसी साफ खरी बदसूरत थी कि मालूम होता था कि मेकअप भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो भी मटकती हुई चली गई। तमाशाइयों ने सुकून का सांस लिया। सीता मल्होत्रा टस्सर के रंग की सुनहरी बनारसी साड़ी पहने हुए आई। बनारसी साड़ी के नीचे का पेटीकोट बहुत उम्दा था। पेटीकोट भी अगर नायलॉन का होता तो मुमकिन है कुछ नंबर बढ़ जाते। मृणालिनी ने देवदासियों की तरह बाल ऊपर बांधकर शुंठी के फूलों से सजाए थे। इसने कोई मेकअप नहीं किया था सिवाय काजल की एक गहरी लकीर, जिसने उसकी बड़ी बड़ी आंखों की उदासी और अथाह गम को और उभार दिया था। जजों के करीब आकर उसने कुछ इस अंदाज से उनकी तरफ देखा जैसे वहशी हिरनी शहर में आकर खो गई हो या जमुना देवदास की हो रही हो। फिर वो चली गई। उसके बाद बिरजिस, खुर्शीद, गौरी वगैरह एक एक करके बाहर निकली और अपनी अपनी अदाएं दिखाकर रुखसत होती गईं। सबसे आखिर में रंभा निकली और उसके निकलते ही बैंड जोर जोर से बजने लगा और तमाशाइयों के दिलों की धड़कनें तेज होती गईं। रंभा ने चुस्त पंजाबी कमीज और शलवार पहन रखी थी। ये लिबास उसके जिस्म पर इस कदर चुस्त था कि बिल्कुल तैराकी का लिबास मालूम होता था। उस लिबास में रंभा के जिस्म का एक एक खम नुमाया था। जब वो चलती थी तो उसके टखनों पर उलझी हुई झांझनों के छोटे छोटे घुंघरू एक रुपहली आवाज़ पैदा कर जाते थे। उसे देखकर तमाशाइयों के गलों से बेइख्तियार वाह वाह की सदा निकली। चारों तरफ से हसीन व मरहबा के डोंगरे बजने लगे। अब इसमें तो किसी को कलाम ही नहीं था कि इस साल की मलिकाए हुस्न रंभा ही चुनी जाएगी।
जब सब लड़कियां चली गईं तो जज भी उठकर क्लब के अंदर एक कमरे में मशवरा करने चले गए। उनके जाने के बाद तमाशाइयों का शौक इंतहा को पहुंच गया। लोग जोर जोर से बातें करने लगे, कोई किसी को नंबर देता था। हर आशिक अपनी महबूबा के गर्द हाला खींच रहा था। हर माँ अपनी बेटी की तारीफ में तर्जबान थी, मगर अक्सरियत रंभा के हक में थी। अलबत्ता दूसरे और तीसरे नंबर पर मुख्तलिफ लड़कियों के नाम लिए जा रहे थे। कोई जमुना का नाम लेता था, कोई जुबेदा का, कोई बिरजिस का, तो कोई सीता मल्होत्रा का। 15-20 मिनट के बाद जज अपने कमरे में नमूदार हुए। साबिक जज देशपांडे के हाथ में कागज का एक पुर्जा था। जज देशपांडे ने फैसला सुनाने के लिए उठे। सारा मजमा खामोश हो गया। जस्टिस देशपांडे ने अपनी ऐनक ठीक की, खंखार के गला साफ किया, फिर कागज के पुर्जे को अपनी नाक के करीब लाकर ऊंची आवाज में कहा, जजों का मुतफिका फैसला यह है कि इस साल के ब्यूटी कंपटीशन में अव्वल नंबर पर आने और मुल्क के हुस्न कहलाने की हकदार मिस सुधा मेहता है। नंबर 2 मिस माधुरी मेहता, नंबर 3 मिस जुबेदा। चीफ कमिश्नर मेहता के घर में कोहराम सा मचा हुआ था। आशा मेहता ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। शाम को जब कमिश्नर साहब क्लब से घर लौटे तो आते ही उनकी बीवी ने आड़े हाथों लिया। हाय मेरी बच्ची दोपहर से रो रही है। हाय आग लगे तुम्हारे चीफ कमिश्नर होने पर। क्या फ़ायदा है तुम्हारी चीफ कमिश्नरी का जब मेरी बच्ची इनाम हासिल नहीं कर सकी। अरे सुधा और माधुरी को तो फिर भी बर मिल जाएंगे, लेकिन जिस बच्ची का तुम्हें ख्याल करना था उसी का ना किया। हाय हाय। चीफ कमिश्नर ने गरज कर कहा, बावली हो गई हो तुम। तुम्हारी 2 बच्चियों को तो मैंने किसी न किसी तरह इनाम दिलवा ही दिया। अब तुम्हारी तीसरी बच्ची को भी इनाम दिलवाता तो लोग क्या कहते। आखिर इंसाफ भी तो कोई चीज़ है। धन्यवाद।